हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी के लिए जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपका लॉ का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए भी जो है मैं भी आपके लिए तैयारी करवा रहा हूँ। और आज सुबह सुबह एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। एक्चुअली ये एनुअल मोड का है। एनुअल मोड मतलब जब आपके सेमेस्टर मोड नहीं हुआ करते थे उससे पहले एनुअल मोड चलते थे, और अभी भी एनुअल मोड है कुछ। अगर आपको एनुअल मोड से एग्ज़ाम देना तो आप उसके लिए अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ता है, और अगर आप सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये तो एनुअली क्वेश्चन पेपर है, इससे रिलेटेड थोड़ी आएगा। अरे भाई, आपका सिलेबस में जो भी टॉपिक है वो इसमें ही तो है। अगर आप इसे देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ, तो आप इसमें से इंडस्ट्रियल हटा दो, बचा क्या, बिजनेस लॉ। वो तो आपके में, और मैंने आपको कहा ना आपको इंडस्ट्रियल लॉ नहीं पढ़ना। अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं तो एक मिनट में आपको सिलेबस दिखाता हूं। तो ये आपकी अगर बुक आप देखो, जो आपकी एसओएल की बुक है उसमें अगर आप देखो यूनिट 1 में आपके 3 चैप्टर हैं। लेसन 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये इस पूरे यूनिट में सबसे बड़ा यूनिट है, और इसको ये और आपका कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये ऑलरेडी मैंने इसे कंप्लीट करा दिया है। इंडेमनिटी गारंटी भी मैंने आपकी जो है ख़त्म करा दी है। अगर आप देखोगे वहाँ जाके प्लेलिस्ट में तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। हाँ, बेलमेंट एंड प्लेज वाला मैंने अभी नहीं कराया है, तो बेलमेंट का मैं आपको बना दूंगा वीडियो। आप बस थोड़ा सा आपने सब्र करना है और कुछ नहीं। और क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ आपके, फिर भी आपके लिए मैं शेड्यूल निकालता हूँ, तो कोशिश आपने यही करना है। तो अगर एक स्मार्टनेस पढ़ाई करनी है, क्योंकि बच्चों को एक डाउट है कि मैं कहाँ से क्या तैयारी करूँ। अगर एक स्मार्टनेस पढ़ाई करनी है तो आप लेसन 1 और लेसन 2 ये आप कर लो। सेकेंड यूनिट से इंडेमनिटी गारंटी का टॉपिक पढ़ लो। यूनिट 3 से आप सेल्स ऑफ गुड एक्ट का, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट का पूछेगा। इससे मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज करवाया है, आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हैं। फिर यूनिट 4 में आपका एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये तो आपका वैसे 3 लेसन है, आप चाहो तो इसमें पहला वाला लेसन पढ़ सकते हो, एक क्वेश्चन आपका वहाँ से पूछेगा। और अगर आप 5th लेसन में आओ तो ये थोड़ा सा बड़ा लेसन हो जाता है, जिसमें आपका आईटी और डिजिटल सिग्नेचर ये आप जरूर करना। 101% आपने करना है, ये जो मैंने आपको बोला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड डिजिटल सिग्नेचर, ये आपने 101% करना ही करना है। फिर आप चाहो तो पेनल्टीज़ कर दो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 चैप्टर आपने ज़रूर पढ़ने हैं। तो ये आपका बिजनेस लॉ है, इसे तो बिजनेस लॉ कहते हैं। इंडस्ट्रियल करना नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा आपके इसमें है कि कौन सा नहीं। तो चलो एक बार मैं आपको वो वापस क्वेश्चन पेपर पे ले आता हूँ। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका, इसमें पहला ही क्वेश्चन कह रहा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्कस द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। आपको ये चैप्टर, आपको ये क्वेश्चन के आंसर कहाँ पे मिलेंगे, तो ये आपका पहला लेसन में ही आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ है। ठीक है ना, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। तो ये ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है लेसन 1 में, तो आप लेसन 1 में जाके ढूंढ सकते हैं, और आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोस को भी आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। उसके बाद इसका बी पार्ट है, डिस्कस द प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू माइनर एग्रीमेंट। ये ऑलरेडी मैंने इसके पे भी वीडियो बना रखा है कि एक माइनर जो होता है, जो 18 साल से कम होता है, ठीक है, अगर आप उसके साथ एक तरीके से एग्रीमेंट करते हो तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? आंसर है वॉइड माना जाएगा। ठीक है ना, वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि अगर उसकी उम्र 18 से कम है तो वो माइनर है, और माइनर है तो कहीं ना कहीं अगर आप उसके साथ एक माइनर
अनसाउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। ये तीन लोगों के साथ जो है, अगर डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है, अनसाउंड माइंड है और माइनर है, आप इन तीनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे ही आपका ए और बी पॉइंट होता है तो देन इसके चॉइस में और आएगा, और वाले वही वाली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी क्रिएट क्या होगी पता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब मैं भी एग्ज़ाम देता था तो मुझे भी सबसे ज़्यादा फेस ऑफ क्या करना पड़ता था कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट आता है लेकिन इसका बी नहीं आता, और इसमें इसका बी मेरे को आता था। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी तैयारी थोड़ी आधी अधूरी थी, जिसकी वजह से दिक्कत आती थी। तो हमें इस तरीके से तैयारी करके जाना है कि आपको इसके ए और बी भी आए, ठीक है ना, पता चले आप क्वेश्चन नंबर ए का ये आ रहा है और बी का इसमें आ रहा है। और आप बच्चों की समझदारी और थोड़ा सा लॉजिक तो देखो, वो इनका ए कर लेंगे और इसका बी कर लेंगे, भाई नंबर नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप ये दिमाग लगा रहे तो एग्जामिनर भी यही दिमाग लगाता है, उसके वो इतने सालों से क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा है कि उसे पता नहीं है आप क्या ट्रिक लगा रहे हो। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा समझिए। अगर आप 10 ईयर से पढ़ते हो, उनको ये भी पता रहता है कि ये 10 ईयर की लैंग्वेज लिखी हुई है या ये बुक की लैंग्वेज लिखी हुई है। उसके बाद अगर आप इसके चॉइस में देखो तो लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीगल एग्रीमेंट, इसकी भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। एंड व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ इलीगल एग्रीमेंट ऑन कोलेटरल ट्रांजैक्शन, ये भी आपको जो है चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा। यानी चैप्टर 1 नंबर लेसन 1 जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो आपको यहीं से ही आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इसके बी में है कि स्टेट द कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल फॉर क्लेम नेसेसरी सप्लाई फॉर पर्सन टू इनकैपेबल या ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और द हिज अकाउंट गिवन द सेक्शन दे। क्या स्टेट द कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल फॉर क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई, वो क्या क्या कंडीशन है जिसमें कह सकते हैं नेसेसरी। अब जो व्यक्ति सक्षम नहीं है किसी काम को करने का, अगर आप उसकी नेसेसरी चीज़ों में अगर आप हेल्प करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी से, जो माइनर की प्रॉपर्टी है या कोई भी अनसाउंड माइंड वाला इंसान है, उसकी प्रॉपर्टी से आप ले सकते हो। और याद रखना उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इस पर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, ये भी आपका जो है लेसन नंबर 1 है, माइनर का कॉन्सेप्ट है। आप वहाँ पे आप देख सकते हो कि हम किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, व्हाट डज द इंडेमनीफायर लायबिलिटी कॉमन, कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हेन डज द इंडेमनीफायर लायबिलिटी कॉमन, तो और इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब राइज होती है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए इंडेमनिटी क्या होती है और इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाई क्या होता है। तो जब सामने वाला आपको किसी लॉस से बचाता है, और जैसे आपका जैसे घर था और आपका घर इंश्योरेंस हो रखा है, और अगर घर जल जाता है तो वो आपकी हेल्प करेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है एज अ पार्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। तो इंडेमनिटी क्या होता है, जो आपको आपके लॉस से बचाता है, आपको कंपनसेट पे करता है, उसे इंडेमनिटी कहते हैं, और जो आपको बचाता है उसे इंडेमनीफायर कहते हैं। इसके लिए भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, बिजनेस लॉ का, वहाँ आपको मिल जाएगा, या वीडियो के एंड में जो है मैं इसमें प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके, उसके बाद कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ एजेंट टूवर्ड हिज प्रिंसिपल, व्हाट आर द राइट ऑफ अगेंस्ट द एजेंट। देखो मैंने इस पे तो यार एजेंट पे मैंने वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बता देता हूँ ये आपको कहाँ मिलेगा। आप चाहो, देखो यार एक स्मार्ट पढ़ाई के लिए अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप गूगल पे सर्च मारो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्या जैसे अभी आप ये कॉपी में नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आप गूगल पे सर्च मार लो, आपको आराम से उसके आंसर मिल जाएंगे। और अगर आप वैसे बुक से पढ़ना चाहते हो तो ये आपका प्लेज और एजेंसी में ये आपका मिल जाएगा, अलग से एजेंसी का जो टॉपिक है इसमें, यानी लेसन 1 यूनिट 2, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, देखिए जो वीडियो मैंने नहीं बनाई है वो उसके लिए तो मैं सीधी सी बात है आपको मैं कहूँगा आप और वीडियोस देख सकते हैं दूसरे की, और क्योंकि धीरे धीरे वीडियो बनाना पड़ता है, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाता हूँ, इसलिए वीडियो मेरी लंबी भी जाती है।
लेकिन हाँ आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, इसकी श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। एक दो वीडियो में यार साउंड की दिक्कत आ गई थी, मैंने चेक नहीं किया, मैंने अपलोड कर दिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यार उसमें तो साउंड ही नहीं है। फिर मैंने माइक वगैरह का इशू था तो मैंने उसे सॉल्व किया। तो वो जो 2 वीडियोज़ हैं उसको आप चाहो तो किसी और यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। बाकी की सारी वीडियोस में आपको वॉइस क्लैरिटी अच्छी मिलेगी। उस 2 वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ गई, उसको भी मैं हटाकर उसकी जगह दूसरी वीडियो बनाऊंगा। बट अभी आपका एग्ज़ाम है तो मैं सोच रहा हूँ पहले आपके इम्पॉर्टेंट निपटा दिए जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के भी इसमें अगर आप चॉइस देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर मैंने बताया, उसमें भी इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें बताई है और इसमें ही बता रही। अगर ये 2 क्वेश्चन पेपर कर लोगे आपके 4 क्वेश्चन फंस जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ 5 में से, और इसे अच्छे से करना है। अब बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत है कितने पेज भरे। भाई अगर आपका क्वेश्चन ये है, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होती है, तो डिफाइन करना, देखो मीनिंग और डिफाइंड में फ़र्क होता है। डिफाइंड यानी डेफिनेशन बताना है जो सेक्शंस के अंदर मेंशन है, तो इसका मतलब आपको एग्जैक्ट लिखना होगा जो डेफिनेशन कह रहा है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप 2-3 एग्जाम्पल दोगे, कहीं ना कहीं वो हाफ पेज आपका भरना चाहिए, तभी आपके वो मैटर उसमें करेगा। फिर ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, ये आपके 5 मार्क्स के नंबर हो गए, बाकी के ये आपके 7। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपने, और ये 7 मार्क्स का तो कहीं कहीं आपका 1 से 1.5 पेज जा सकता है, तो कहीं ना कहीं आप 2 से 2.5 पेज बढ़ सकते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, ये आपका एवरेज होता है। अब तो फिर भरे तो भरे कैसे, देखो यार मैंने एग्जाम्पल समझाया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्जाम्पल दो, वो बेस्ट है, ठीक है ना। आप कोई भी पढ़ लो और उसका एग्जाम्पल ज़रूर आप पढ़ो। एग्जाम्पल पढ़ने से 2 चीज़ें होंगी, आपको वो टॉपिक भी समझ में आएगा, और दूसरी बात आपको जो है पेपर में भी लिखने के लिए होगा। आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिख सकते हो बिल्कुल, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बिल्कुल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 2 से 3 एग्जाम्पल दो, पेज आपके भर जाएंगे, कोई वो नहीं है। दूसरा, अगर आपको सेक्शन याद हो तो ही लिखना, सेक्शन नहीं याद है तो आप सेक्शन मत लिखना, क्योंकि कभी कभी सेक्शन गलत होने की वजह से आपने सब कुछ सही किया लेकिन सेक्शन गलत लिख दिया, आपका पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि वो सेक्शन उसमें डिफाइन नहीं करता है। एक एग्जांपल मैं कहूँ कि कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन 2H होता है, 2 causes H, अब मैं उसकी जगह 2E लिख दूँ और अंदर मैंने पूरी चीज़ें लिखी है जो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करती है, लेकिन सेक्शन तो अलग है ना, जो सेक्शन किसी और को बता रहा है। तो सेक्शन 2E एग्रीमेंट को बता रहा है और आप कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलत तो हो ही जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो इस चीज़ में हमें करना क्या है, अगर आपको सेक्शन नहीं आता है मत लिखो यार, 1-2 नंबर कटेंगे ज़रूर, लेकिन आप पूरे मार्क्स कटने से बच सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखो। ओके, ये प्रिंसिपल एजेंट के राइट थे, ये मैंने आपको बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कॉपी में नोट करके आप इसे कहीं से सर्च करके आंसर निकाल लो, कॉपी में नोट कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यही क्वेश्चन नंबर 2 में ये इसका ए पार्ट है और बी पार्ट है। क्या कह रहा है, व्हाट इज एजेंसी ऑफ रेटिफिकेशन, स्टेट द कंडीशन विच फुलफिल डन प्रिंसिपल कैन वैलिड रेटिफाई एक्ट डन बाय ऑथराइज बाय डन। तो अगर आपको एजेंसीज के बारे में आपको कहा ना, एजेंसी का चैप्टर है ये, आप कहीं से पढ़ लो यार, क्योंकि टाइम तो कम है। मैं कोशिश करूँगा बनाने की, अगर बना दूँगा वीडियो तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, बट मैं कोशिश करूँगा। मैंने यहाँ तक आपको वीडियो बना दिया है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट का मैंने बना दिया है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मैं सोचा था एक यूनिट में से उठा दूँ, ठीक है ना। इसमें मैंने पूरा करा दिया, यूनिट 1 का मैंने पूरा फिनिश करा दिया है। लेसन यूनिट 2 की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेमनिटी एंड गारंटी वाला करा दिया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा, देखो अगर जो मैंने करा दिया उसे आप कर लो, तो ये आपका एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको ऊपर वाले क्वेश्चन आते होंगे और वाले चॉइस में नहीं आएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि उठाना तो उसे वही यूनिट है, ठीक है ना। टोटल 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन तो उसे उठाना ही उठाना है। आप एक सेंस की बात करें तो उसमें तो मैंने आधा इसमें समझा दिया है, ताकि मैं फिर आगे की यूनिट को कवर कर सकूँ। फिर उसके बाद अब मेरे को जो है, मैं देखूंगा कि कल आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बता दूं और फिर डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बता दूं। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं ये वीडियो अपलोड कर दूं जल्दबाजी में। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है तो प्लीज़ आप उसको
सही से आप कर सकते हो, वरना आपके पास और भी ऑप्शन है यार चैनल पर। ज़रूरी आप मेरा ही वीडियो देखो, मैं आपको बस आपकी हेल्प कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, तो मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है ना, मेरे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। तो ये वाला एजेंसी वाला हो गया, ये भी एजेंसी में से आया हुआ क्वेश्चन, तो आपको ऊपर वाला, लेकिन अगर आप मेरा सजेशन लो कि सर आप ही बताओ कि इसमें से इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन, आप ये एजेंट की ड्यूटी आप कर सकते हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके कम चांसेस हैं, लेकिन हाँ एजेंट की जो ड्यूटीज़ होती है, एजेंट के बारे में पढ़ लेना, कितने टाइप्स के एजेंट होते हैं, सब एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट, ठीक है ना, तो प्लीज़ आप उसे पढ़ लेना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ दी कंटिन्यूइंग गारंटी, अभी ये गारंटी के बारे में ऑलरेडी जो है मैंने बता दिया है यहाँ पे, ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इसकी, तो मैंने ये ना कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी एंड गारंटी वाला ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। प्लेज का शायद मैंने वीडियो नहीं बनाया, देन मैं कोशिश करूँगा कि बना दूँ, लेकिन मैंने कहा ना इस यूनिट से आपके एक टॉपिक उठ के आएगा तो वो ये टॉपिक चॉइस में होगा, ये वाला मैंने बता दिया है ना यार, आप यहाँ से कर लो, बाकी अगर आपको ये करना है तो आप दूसरी वीडियो देख, लेकिन हाँ ये टॉपिक कर लेना यार। उसके बाद आपका ये हो गया प्रिंसिपल, उसके बाद इसका बी पॉइंट हो गया आपका कि गारंटी के क्या है और ये कब ख़त्म होता है, गारंटी कब टूट जाता है, खंडित किया जा सकता है। तो यार हिंदी इंग्लिश आप चेक कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाँ हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज़ अनपेड सेलर, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज़ अनपेड सेलर। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सेल के बारे में कुछ और था, ये कुछ और था, वो भी क्वेश्चन करना है और ये वाला क्वेश्चन भी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं तो वो आएगा, वो नहीं तो ये आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर दोस्त, इसकी है, तो आप इसे ज़रूर आप करें कि हु इज़ द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स एंड व्हाट आर हिज राइट अगेंस्ट द गुड्स, ठीक है। अनपेड सेलर कौन होता है, ठीक है ना, जिसे पैसे नहीं मिल पाता वो अनपेड सेलर ही हुआ ना, तो आप इसे करें। और हाँ क्या मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, लेट्स सी, यस सेल्स ऑफ गुड एक्ट की मैंने वीडियो बना रखी है और अनपेड सेलर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, वरना आप गूगल पे सर्च मारिए आंसर आपको मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। क्या ना माइनर बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप, देखो मैं इसका आंसर डायरेक्ट बताऊँ, हाँ माइनर जो है पार्टनरशिप में ऐड हो सकता है, वैसे तो नहीं होता, लेकिन हाँ अगर कंडीशन थोड़ी वैसी है कि हाँ उसे करना ही करना है तो हाँ वो ऐड हो सकता है, लेकिन उसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, लॉस में नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनर जो है इतना कैपेबल नहीं होता। इसीलिए अगर कोई मजबूरी है तो आप माइनर को पार्टनरशिप में जगह दे सकते हैं, बट ओनली फॉर प्रॉफिट नॉट अ लॉस, ठीक है, ओके डन। ऑल थॉट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एसेंशियल एलिमेंट, ये वाला क्वेश्चन जो है आप एक सेंस से भी कर सकते हैं, अगर आपने 12th में पार्टनरशिप का चैप्टर किया हो कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इट इज़ नॉट सोल टेस्ट। ओबियसली सोल टेस्ट में कहाँ से इसमें आएगा यार कि अगर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं होता, और भी चीज़ें उसमें काम कैसे करना है, क्या कैपिटल होगा, ये सारी चीज़ें उसमें होती है, ठीक है ना। तो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं पार्टनरशिप का, ये क्वेश्चन आपका बना है कि एसेंशियल एलिमेंट। अब ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, कौन से लेसन में मिलेगा, तो भाई वो लेसन मिलेगा आपको पार्टनरशिप में, ये रहा, ये आप पार्टनर देयर रिलेशनशिप, और ये पहले में ही आपको मिल जाएगा, इसकी गारंटी लेसन 1 में आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ यूनिट 4 से है ये, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली द इम्प्लाइड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स, तो ये भी सेल्स ऑफ गुड का ही एक पार्ट है, इम्प्लाइड कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड। सेल्स ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इसमें है वो भी ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो आप ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट में मिल जाएगा 3rd यूनिट में। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ना कि और के चॉइस में भी वही क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, बट वही वाली बात है कि अगर मैं किसी में मीनिंग पूछ रहा हूँ तो किसी में एसेंशियल पूछूंगा, है ना, ओके। ये आपका इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर, जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट कहाँ है भाई, हाँ ये वाला आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर का ये है, यूनिट 5 से रिलेटेड है। तो क्या है ये, डिफाइंड अ चेक एंड हाउ डज डिफर फ्रॉम द बिल ऑफ एक्सचेंज। इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है, आप चाहो तो इसका आंसर गूगल से चेक कर सकते हो या किसी और चैनल से आप देख सकते हो। एंड ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
व्हेन अ पेमेंट ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेट टू पेमेंट इन ड्यू ऑन कोर्स। ठीक है, उसके बाद ये भी आपका आईटी इंफॉर्मेशन यूनिट 5 से आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द एंडोजमेंट, एंडोजमेंट क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ एंडोजमेंट, कितने तरीके के एंडोजमेंट होते हैं। ओके, उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एनॉइड इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी आपको उस इंस्ट्रूमेंट वाले में मिल जाएगा। एक्चुअली मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो यार मैं इसके लिए आपसे सॉरी बोल सकता हूँ और बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई है, तो आप कहीं और से इसको नोट्स बना सकते हैं। तो एक बार आईटी ज़रूर, मैं कह रहा हूँ कि यूनिट 5 थोड़ा पढ़ लेना यार, उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, तो आपका एक तरीके से हो जाए। ये इंडस्ट्रियल लॉ है, इसलिए ये आपको करना नहीं है, मैंने आपको कहा ना आपका सिर्फ बिजनेस लॉ है, अब इंडस्ट्रियल लॉ नहीं है। तो एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई कि यूनिट 5 ज़रूर कर लेना, और यूनिट 1 सेल्स ऑफ गुड एक्ट। आपने यहाँ तक भी मेरी वीडियो 14 तक वीडियो अगर आपने देखी है ना, 14 वीडियोस अपलोड कर दी है, मेरी 15 वीडियोस है, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ आपके क्वेश्चन वहाँ पे फंसेंगे। ठीक है ना, बस आपने अच्छे से लिखना है। ठीक है, डरना ना कुछ नहीं, जैसा आता है आप लिख दो, एग्जाम्पल आपने देने हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब आप अपनी तैयारी करिए, और अगर होता है तो कुछ मैं आपके लिए और भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।